हाँ, अगला टॉपिक है कि पावर इन एसी सर्किट्स। पावर इन एसी सर्किट्स, ठीक है। देखो, ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में हम लोगों ने वोल्टेज पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? पावर। सही है। देखिए, सभी लोग किसी भी, पहले बात कर लो आराम से, हम रुक जाते हैं थोड़ी देर। किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में इनपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? इनपुट वोल्टेज का फॉर्मूला V = V नॉट साइन ओमेगा t। ये वोल्टेज दिया गया। अब इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले करंट का फॉर्मूला, करंट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला होगा I = I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ये 5 0 होगा, इंडक्टिव सर्किट में ये 5 -1 π/2 होगा, π/2 होगा, कैपेसिटिव में +π/2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड इस तरीके से। तो इसी वोल्टेज और इसी करंट की वजह से पावर डेवलप होती है एसी सर्किट्स में। तो पावर डेवलप्ड का फॉर्मूला P = VI। ये फॉर्मूला सबको पता है, P = तो P = V नॉट साइन ओमेगा t, I की जगह I नॉट साइन ओमेगा t -5। तो पावर का फॉर्मूला बन गया V नॉट I नॉट साइन ओमेगा t -5। तो P = V नॉट I नॉट साइन ओमेगा t। साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A cos B माइनस cos A साइन B। यहां तक समझ में आ गया? तो P = V नॉट I नॉट, ये साइन अंदर ले जाइए, साइन ओमेगा t साइन स्क्वायर ओमेगा t cos 5, साइन ओमेगा t cos ओमेगा t, साइन ओमेगा t cos ओमेगा t साइन 5। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर देखो, इसी में P = V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t cos 5, इसमें ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं। 2 साइन ओमेगा t cos ओमेगा t साइन 5, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या हो गया? अब ये तो समझ गए होगे कि 2 साइन ओमेगा t cos ओमेगा t क्या बन जाएगा? साइन 2 ओमेगा t बन गया, साइन 2 ओमेगा t। नहीं समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद कहाँ तुम लोग रह जाते हो? पैदल आते हो ना? हाँ, गाड़ी ले लो मेरी वाली, सारा दिन पड़ी रहती है ऐसे ही लो। पेट्रोल नहीं सब बना दिया। देखो अब इसके बाद P का फॉर्मूला आ गया, ये चीज आ गई समझ में? फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, 0 से लेके 2 पाई तक की बात हो रही है, मतलब 0 से T टाइम पीरियड तक की बात हो रही है। साइन स्क्वायर ओमेगा t की एवरेज वैल्यू आती है 1/2। साइन स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू हर जगह अगर निकालने बैठोगे तो क्या आएगी? 1/2। और साइन 2 ओमेगा t की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज रख देंगे तो क्या आएगी? ये 1/2 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी?
0। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट करोगे P इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख दिया 1/2 cos फाई, और ये पूरी चीज क्या हो गई 0। तो पावर का फॉर्मूला आ गया 1/2 V नॉट I नॉट cos फाई। अब हम लोग रूट ये 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, 2 को लिख दिया √2 √2, क्या लाभ हुआ V नॉट बाई √2 V RMS I नॉट बाई √2 cos फाई। ये पावर का फॉर्मूला आ गया किसी भी एसी सर्किट के लिए। नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल था, एक बार देख लीजिए, निखिल देख लो। इनपुट वोल्टेज दिया गया V नॉट साइन ओमेगा टी, आउटपुट करंट आ गया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस किसी भी सर्किट के लिए फेज डिफरेंस फाई। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, इसको मल्टीप्लाई करा के फॉर्मूला लगाते चले गए, सॉल्व करते चले गए, वैल्यू पुट कर। समझ गए? तो पावर का फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया V RMS I RMS cos। सही है? देखो where cos phi is called power factor, डेरिवेशन इतना कठिन था नहीं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो बेटा, हाँ, where cos phi को कहते हैं पावर फैक्टर, वो फैक्टर जिस पर पावर डिपेंड करता है पावर फैक्टर कहलाएगा। नहीं समझ पाए? कैसे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, ये सोचने वाली बात है। लिखिए केस 1, ये पावर का फॉर्मूला इन जनरल आया है ना, अब सबके लिए पढ़ेंगे। लिखो लिखो फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, अब बेटा सब लोग इधर देखो। आरुषि बेटा बताइए, रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है वोल्टेज और करंट के बीच में 0, जिससे cos फाई cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो पावर डेवलप का फॉर्मूला होता है V RMS I RMS इंटू cos फाई इंटू क्या हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला V RMS इंटू I RMS करना है केवल। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? अब V इज इक्वल टू आई आर लगा दो, मतलब V RMS की जगह लिख दो I RMS इंटू रेजिस्टेंस, तो पावर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर RMS इंटू R, ये फॉर्मूला बन गया। I की जगह भी V बाई आर लिख के V स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला बन जाएगा। इसी फॉर्मूले में I RMS की जगह V RMS बाई R लिखोगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर RMS बाई R। बोलो समझ आ गया? ये हो गया रेजिस्टिव सर्किट के लिए। ठीक है, इसके बाद फॉर केस 2, फॉर प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। चलिए बताइए, हम इंडक्टिव सर्किट या केवल कैपेसिटिव सर्किट है तो फाई कितना होता है पाई/2, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पावर डेवलप्ड क्या हो जाएगा, तो फॉर प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट पावर डेवलप क्या हो गया अपना 0 हो गया। बहुत बढ़िया, समझ गए? इसके बाद देखो किसके लिए, LR सर्किट के लिए, और LR सर्किट। सही, नजरें बोर्ड पे रखो भैया, नजरें। हाँ, LR सर्किट के लिए
tan फाई का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सएल बाई या वीएल बाई वीआर, है ना? चलो अच्छी बात है। तो अब ये बताओ, ट्रायंगल अगर एक बना लिया जाए फाई के लिए, सुन रहे? ये एक्सएल होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा? तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसे क्या कहते हैं? जेड। तो हमको ये बताइए इस ट्रायंगल में कॉस फाई क्या होगा? आर बाई जेड। कॉस फाई क्या हो गया? ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला आ गया आर बाई जेड। अब अगर एल आर सर्किट है तो जेड का फॉर्मूला ये होगा। एलसी सर्किट है, जेड के फॉर्मूले में यहाँ सी आ जाएगा। एलसी आर सर्किट है, जेड के फॉर्मूले में अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। जेड की फॉर्मूला ही तो बदलेगा, बाकी कॉस फाई का फॉर्मूला क्या रहेगा? आर बाई जेड। तो पावर का फॉर्मूला क्या आएगा? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड। आ गया समझ में? केस 1 2 3। चलो एक चीज नोट करके लिखो, लिखो नोट करके। since the value of cos phi is less than 1, since the value of cos phi power factor is less than 1, the power dissipation in LR circuit, the power dissipation in LR circuit in an LR circuit is always less than that. Power dissipated in LR circuit is less than that in purely resistive circuit. Power dissipated in LR circuit is less than that in purely resistive circuit. मतलब देखो बेटा, भाई पावर का फॉर्मूला रेजिस्टिव सर्किट के लिए होता है केवल वी आर एम एस आई आर एम एस, सही है? और एल आर सर्किट के लिए होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है। इसका मतलब जो पावर आएगा, समझ रहे हो, वो इस वाली पावर से क्या आएगा? कम आएगा। पॉइंट जब 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो नहीं समझ पाए? अब इसी का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, सभी लोग देखिएगा, एलआर सर्किट के लिए बना रहे हैं।
देखो इधर सब लोग बेटा सबसे पहले तो एक एलआर सर्किट की बात हो रही है। आप लोग को पता है कि एलआर सर्किट में सबको पता है कि वोल्टेज जो है वो करंट से आगे होता है बाय अ फेज डिफरेंस फाई। सुन रहे हो सब लोग? वोल्टेज आगे होता है एलआर सर्किट में। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला हिस्सा वोल्टेज के लिए है V। तो वोल्टेज देने पे करंट प्रोड्यूस हुआ कुछ देर के बाद, तो ये हो गया क्या? करंट। सही है, सबको समझ में आ गया? और ये डेवलप हो गई क्या? पावर। ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है जो पहले शुरू हो गया, ये करंट का हो गया और ये पावर डेवलप हो गई। समझ गए सब लोग? अब जो पावर की पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव रीजन है, वो नेगेटिव रीजन से बहुत बड़ा है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पावर क्या रहती है? इन फेज विद वोल्टेज एंड करंट, मतलब पॉजिटिव रहती है। सही है, और बहुत कम समय के लिए आ गया। बना लो। चलो इधर सुन लो बेटा, इधर। अच्छा, ये ग्राफ जो है आप लोग को बता दें, सुन रहे हो? देखो मीन वैल्यू ऑफ करंट देखो 0 है। करंट जितना ऊपर जाता है उतना ही क्या आता है? नीचे आता है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है वो तो 0 है, प्लस माइनस। लेकिन इधर इधर एलआर सर्किट के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ पावर 0 नहीं है। क्यों पावर 0 नहीं है? ऊपर की तरफ पावर प्लस वाला ज्यादा है और माइनस वाला पावर क्या है? इसका मतलब ये है कि एलआर सर्किट में पावर डेवलप होगी। लेकिन अगर सिर्फ एल होता या सिर्फ आर होता, सॉरी सिर्फ एल होता या सिर्फ सी होता, ये तो एलआर सर्किट के लिए हो गया। अगर सिर्फ एल हो या सिर्फ सी हो तो 590 डिग्री होने की वजह से पावर क्या डेवलप हो रही थी? 0। तो यही ग्राफ जो है वो P का जितना ऊपर बनेगा उतना ही P का, जिससे एवरेज पावर क्या हो जाएगी? फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। नहीं समझ पाए? देखो अगला टॉपिक ही यही है, वॉटलेस करंट। वाटलेस करंट। देखो वाटलेस, पावर के बिना जो करंट प्रोड्यूस हो रहा हो। सबको पता है भैया, एल सर्किट या फिर सी सर्किट में पाई के 90 होने की वजह से, पावर फैक्टर के 0 होने की वजह से पावर डेवलप क्या होती है? फिर भी सर्किट में करंट तो फ्लो कर ही रहा है ना। तो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है लेकिन पावर कोई डेवलप नहीं हुई है, तो बिना पावर का करंट कौन सा करंट? वाटलेस करंट। नहीं समझ पाए? बिना पावर का करंट। देखो in a purely inductive or resistive circuit, in a purely inductive or capacitive circuit, resistive बोल दिया था क्या? गलत बोल दिया था। in a purely inductive or capacitive circuit, that is a circuit with zero resistance, a circuit with zero resistance, current flows in a circuit, current flows in the circuit, current flows in the circuit, but the power, but the average power remains 0, but the average power remains 0. ठीक है? That is
but the average power remains zero. That is, there is no dissipation of energy. That is, there is no dissipation of energy in the circuit. That is, there is no dissipation of energy in circuit. That is, there is no dissipation of energy in the circuit. समझ गया? Stop. The current in such a circuit is called wattless current. The current in such a circuit is wattless current. ये देखो भैया सब लोग, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, और ये क्या हो गई? पावर. P इज इक्वल टू V इंटू आई से पावर डेवलप हो गई. अब देखो जितना पावर ऊपर प्लस है उतना ही पावर नीचे क्या है? माइनस है, जिससे एवरेज पावर क्या हो गया? ये ग्राफ बना लेना. सेम नहीं है. पिछले वाले ग्राफ में एलआर सर्किट में पावर नीचे कम था, यहाँ पे जितना ऊपर है उतना ही नीचे. हो गया. इसके बाद लिखिए टॉपिक के लिए चोक कॉइल. चोक कॉइल ठीक है. आओ देखो दर्शक, चोक कॉइल क्या है? जो जैसे मान लीजिए जैसे एक डीसी सर्किट है, सब लोग, एक डायरेक्ट करंट सर्किट में करंट को रोकने का काम कौन करता है? रेजिस्टर. रेजिस्टर का काम है करंट को रोकना. अब है ना? जब डीसी सर्किट में एक रेजिस्टर करंट को रोकता है तो आई स्क्वायर आरटी के एनर्जी का लॉस होता है. सही. अब अगर एक ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है तो करंट को यही रोकने का काम करता है एलआर सर्किट. ठीक है. और ये एलआर सर्किट मान लीजिए कि एक कॉइल ऑफ कॉपर वायर बाउंड अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर. कॉइल ऑफ कॉपर वायर विद n नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन का क्यों इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग ने मैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ है ना? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी, पढ़ा है कि नहीं? कोएर्सिविटी कम होती है, रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, तमाम चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. फिलहाल कॉइल ऑफ कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया जिसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं, और इसको जो है एसी मेंस से कनेक्ट कर दिया गया. ये कॉपर वायर सही है. इस कॉइल ऑफ कॉपर वायर का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो लगभग जीरो है. रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या है? जीरो नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऑलमोस्ट जीरो है. और नंबर ऑफ टर्न्स होने की वजह से, बहुत सारी वाइंडिंग्स होने की वजह से ये एक इंडक्टर भी बन गया. वायर का अपना रेजिस्टेंस है लेकिन वो लगभग जीरो है, और क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस वाइंडिंग में, इसलिए किस तरह का काम करेगा? इंडक्टर का काम करेगा. तो ये टेक्निकली एक एलआर सर्किट बन गया है कि नहीं है? एल और आर. अब एलआर सर्किट में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सबको पता है. और क्योंकि रेजिस्टेंस लगभग किसके बराबर है? ना के बराबर है, तो रेजिस्टेंस की वजह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा जब करंट को कंट्रोल करना हो.
करंट को कम करना है अगर मान लीजिए, तो रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर है, तो आई स्क्वायर आर टी की एनर्जी का लॉस भी ना के बराबर होगा। और क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, तो इतने ज्यादा टर्न्स की वजह से, वाइंडिंग्स की वजह से एक्सेल ज्यादा होगा जो कि करंट को रोके। नहीं समझ पाए मेरी बात? रेजिस्टेंस ना के बराबर, एक्सेल की वैल्यू ज्यादा होगी जिससे Z ज्यादा क्रिएट होगा, और Z का काम है नेट ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज करंट को रोकना बाय क्रिएटिंग एन ऑपोजिंग करंट एक्सेल की वजह से। तो इस तरीके के सर्किट में ओवरऑल क्या समझ में आया? रेजिस्टेंस ना के बराबर, एक्सेल ज्यादा होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड हो रहा है करंट को, विद वेरी लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी या नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो चोक कॉइल यही करता है। क्या करता है खंडा? करंट को रोकता है, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम होती है। समझ गए? लिखिए एक्सेल मतलब एक्सेल हाँ वही वही हम जब तुमको मारेंगे तो वही हो जाएगा। देखो तुम 4 दिन बाद आ रहे हो और एक्सेल पूछ रहे हो आज हमसे और बोल रहे हो साइज। बेवकूफ कहेंगे। इतने वीडियो बन रहे हैं, वो देखने के नहीं देखने हैं, वो हमें ही बन रहे हैं बस। आगे बोल दिन मजाक मजाक में एक्सेल मतलब साइज, फनी हो गई। चलो लिखो चोक कॉइल डेफिनेशन। इन डायरेक्ट, पूरा लिखवाए ना, देखो इन डायरेक्ट करंट सर्किट, इन डायरेक्ट करंट सर्किट the current is reduced by means of a rheostat, variable resistor. The current is reduced by a rheostat. Rheostat जानते हो ना? Variable resistor. Current is reduced by a rheostat. This results in the loss of electrical energy I square RT. This results in the loss of electrical energy I square RT as heat. This results in the loss of electrical energy I square RT as heat. तो ये तो डीसी सर्किट की बात। अब देखो however, लेकिन in an AC circuit, however in an AC circuit, current is reduced by means of a device. Current is reduced by means of a device. समझ गए? Which involves very little loss of energy. Which involves very little loss of energy. समझ गए? और इस डिवाइस को क्या कहते हैं? choke coil. And the device is called choke coil. लिखो अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट्स। अभी तक तो हम लोग एलआर सर्किट किए जा रहे हैं। ये एलआर सर्किट था, चोक कॉइल बनाया। अब लिखो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन, अब एक एलसी सर्किट बनाएंगे। ये आगे चल के हम लोग को सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में काम देगा। एलसी ऑसिलेशंस जब पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर जब पढ़ोगे तब आगे समझ आएगा। फिलहाल अभी के लिए तो आसान भाषा में हम लोग समझ ही लेंगे चीजें। आप लोग को एक बात तो क्लियर ही है, अगर बेटा सुन लो सब लोग, अगर एक सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा है, क्या लगा है?
तो उस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा और कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज है तो, है ना, सबको पता है। ये लगा दी एक बैटरी, ये लगा दिया कैपेसिटर, यहां लगा दिया एक स्विच S1, ये A हो गया, ठीक है। अब देखो यहां स्विच लगा दिया, ये A हो गया, सही है। अब होगा क्या कि ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है ना ऋषि, और जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी आरुषि वो कितनी होगी? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होगी। बात समझ में आ गई? तो जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, अभी बैटरी कनेक्टेड था, अब हम लोगों अभी कोई करंट इससे फ्लो नहीं कर रहा है, इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, यहां से हटा के यहां लगा दिया। बात समझ में आ गई? इसके साथ कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को, और इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है L, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस इंडक्टर की जो वायर है वो रेजिस्टेंस फ्री है, ताकि ये LCR सर्किट ना बन जाए, हम ये कहना चाह रहे थे। समझ गए मेरी बात? ये वायर रेजिस्टेंस फ्री है, कैपेसिटर C है, इंडक्टर क्या है L। अब जब इस कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट किया गया तो इसका मतलब अब एक करंट फ्लो करने लग जाएगा, यहां से एक करंट फ्लो करने लग जाएगा, और ये कैपेसिटर क्या होने लगेगा? डिस्चार्ज। पहले करंट क्या था? 0। जब C को L से कनेक्ट कर दिया गया, जब C को L से कनेक्ट कर दिया गया तो करंट फ्लो करने लग गया सर्किट में। पहले करंट था 0, अब करंट फ्लो करने लग गया, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। भाई जब करंट नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या थी? जब करंट फ्लो करने लगेगा तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI सॉलिनॉइड की तरह काम करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इस सर्किट में EMF इंड्यूस करेगा और एक अपोजिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। सबको समझ में आ गया? सेल्फ इंडक्शन। तो जो करंट ओरिजिनली इसके डिस्चार्जिंग की वजह से यहां फ्लो कर रहा था, बात समझ में आ रही है? ये करंट फ्लो करना शुरू किया, इस बढ़ते हुए करंट की वजह से जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से जो है एक अपोजिंग EMF क्रिएट हुआ, जिससे एक अपोजिंग करंट प्रोड्यूस हुआ। सही है? वो करंट की वजह से ये जो इंडक्टर है इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या होती है? हाफ LI स्क्वायर। ये EMI वाले चैप्टर में डिराइव करवाया हो। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग गया और इंडक्टर के अंदर क्या आने लग गई? एनर्जी आने लग गई। इसकी एनर्जी इसमें चली गई। नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं आया यहाँ नहीं? बहुत बढ़िया, एक बार और समझ लीजिए। फिर हमको ये बताइए, पहले ये फॉर्मूला पता है वेदांश? ये वाला बहुत बढ़िया, फिर से समझ लो वेदांश। सबसे पहले क्या था वेदांश? ये वाला हिस्सा इससे कनेक्टेड था, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया इस वोल्टेज की वजह से। कितना चार्ज हो गया? ताकि उसकी एनर्जी हो जाए हाफ CV स्क्वायर। अभी फुल्ली चार्ज है, करंट सर्किट से कोई फ्लो कर नहीं रहा है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को इस इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। जब इंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा और एक करंट फ्लो होना शुरू करेगा इस सर्किट में। करंट के बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या आएगा? चेंज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आने की वजह से EMF इंड्यूस होगा, अपोजिंग करंट प्रोड्यूस होगा। वो अपोजिंग करंट इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगा। पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, अब वो कैपेसिटर क्या होने लग गया? डिस्चार्ज होने लग गया। कैपेसिटर पूरी तरीके से जब डिस्चार्ज हो जाएगा, जब कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा, भैया पहले करंट था इतना, अब ये कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया
तो इसने अपने पूरे चार्ज का इस्तेमाल कर लिया है ना, जिसकी वजह से करंट 0 से मैक्सिमम हुआ होगा। नहीं समझ पाए? पहले करंट क्या था, फिर ये अपने चार्ज का इस्तेमाल करके क्या हो रहा है, ये अपने चार्ज का इस्तेमाल करके करंट को मैक्सिमम किया, ये डिस्चार्ज हो गया। अब करंट, ये करंट पूरी तरीके से मैक्सिमम हो चुका है, तो अब और करंट तो प्रोड्यूस होगा नहीं, है ना। तो अब करंट क्या होएगा, घटेगा। पहले करंट बढ़ा, मैक्सिमम पहुंचा, अब करंट क्या होगा, और घटता करंट भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके एक अपोजिंग ईएमएफ और क्रिएट करेगा। नहीं समझ पाए? जिस प्रकार बढ़ता करंट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके अपोजिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा था, उसी प्रकार घटता करंट भी तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके अपोजिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। तो बढ़ता करंट अगर इस डायरेक्शन में अपोजिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा था, तो घटता करंट तो इसी डायरेक्शन में अपोजिट करंट प्रोड्यूस करेगा। ईएमआई में था, नहीं समझ में आया? बढ़ता करंट अपोजिंग करंट, घटता करंट अपोजिंग करंट, अभी नहीं समझ में आया। फिर से उसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट फ्लो होने लग गया, उस करंट की वजह से ये कैपेसिटर फिर से क्या होने लग गया, चार्ज होने लग गया। कैपेसिटर फिर से फुल्ली चार्ज हो जाएगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है, सही है। लेकिन अब की बात जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा, तो फिर से उतना ही करंट नहीं प्रोड्यूस करेगा। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इसके फुल्ली चार्ज होने की वजह से अब यहाँ पे एनर्जी कितनी आ गई, हाफ CV²। अब ये फिर से जो है कोई करंट नहीं फ्लो कराएगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। करंट जब फिर से यहाँ पे जीरो हो गया, तो फिर से करंट अब 0 से मैक्सिमम होना चाहेगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो चुका है। तो फिर करंट बढ़ेगा, ये देखो करंट बढ़ रहा है, लेकिन अब की उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना पहले था। अब की थोड़ा सा क्या प्रोड्यूस होगा, कम करंट प्रोड्यूस होगा। फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा और हर बार जो है कम करंट प्रोड्यूस होगा, और इस तरीके के वेव्स को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। नहीं पल्ले पड़ा? तो एक ओवरऑल मोटा माटी बात क्या थी, एक एलसी सर्किट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, सही है, कैपेसिटर को चार्जिंग से हटाओ, इंडक्टर के साथ लगाओ, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, इंडक्टर के अंदर अपोजिंग करंट प्रोड्यूस होगा, उस कैपेसिटर को पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर देगा। और डिस्चार्ज होने वाले के बाद करंट क्या हो जाएगा, फिर से एक अपोजिंग करंट जो प्रोड्यूस हो रहा था, वो उस करंट को फिर से बढ़ाएगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, कैपेसिटर फुल फिर चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। इस तरह करते करते करंट मैक्सिमम, फिर रिवर्स, फिर मैक्सिमम, फिर रिवर्स, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। नहीं पल्ले पड़ा? ये लिखवाना भी है। चलिए देखो, ये दो ठो ग्राफ बेटा, ग्राफ दो ठो बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सब लोग देखो ना, एक तरफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक तरफ इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। देखो सब लोग, हमको ये बताइए, अगर एक सीरीज LCR सर्किट है, सुन रहे हो, अगर एक सीरीज LCR सर्किट है, तीनों सीरीज में है अगर मान लीजिए, तो करंट फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा था, I इक्वल्स टू
V बाई Z होता है फॉर्मूला, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? I इक्वल क्या होता है? अच्छा, कोई भी सर्किट होगा मान लो, तो Z का फॉर्मूला अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो। सही। ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से पहले क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो सब लोग XL माइनस XC है, ध्यान दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट पहले बढ़ेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा जिसे कहा जाएगा I मैक्स, और फिर वो करंट वहां से क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से पहले करंट क्या होएगा, बढ़ेगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से। एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू कब पहुंचेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन पे। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन कब आएगी, जब XL और XC क्या हो जाएंगे, बराबर। समझना, XL और XC अगर बराबर हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा, V बाई R। तो I का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन करंट मैक्सिमम होगा, और उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो करंट घटता चला जाएगा। नहीं समझ पाए? अब Z और F के साथ क्या होगा, ये चीज Z ही तो है, करंट बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि इंपेडेंस घट रहा होगा। अब करंट घट रहा है इसका मतलब इंपेडेंस क्या हो रहा होगा, और मिनिमम इंपेडेंस कब होगा, F0 पे। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इंपेडेंस क्या होता है, और मिनिमम इंपेडेंस किसके बराबर होता है, R के। ये तो हमने रेजोनेंस में पढ़ा ही। ये आगे समझ में, सीधी सी चीज है, इसको जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। टॉपिक डालो, लिखो बेटा, बोले AC जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, या ब्रैकेट में क्या लिखो, डायनेमो। AC जनरेटर या फिर डायनेमो। पहले भैया डायग्राम बनाना पड़ेगा। आओ देख सब लोग, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का डायग्राम है। असली में ऐसा नहीं होता है, मतलब समझने के लिए। अब देखिए होता क्या है, जनरेटर का काम क्या है, पहले तो हमको ये बताओ, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये तो आपको सबको पता है ना, लिख लो ये चीज। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, by using the principle of electromagnetic induction, by using the principle of electromagnetic induction। समझ गए? EMI पे काम करता है। जनरेटर का आविष्कार शेखर बताएंगे किसने किया। जनरेटर का आविष्कार किसने किया, AC जनरेटर का। नेट पे क्यों देख रहे हो? चलो छोड़ो, निकोला टेस्ला ने। हाँ जी, a device based on the principle which converts mechanical energy to electrical energy, and is based upon the principle of electromagnetic induction, principle of EMI। ठीक है, समझ गए? किसने आविष्कार किया था? निकोला टेस्ला। टेस्ला, ट्विटर का नाम बदल गया ना,
आप इधर देखो। टेस्ला के दिमाग में ये चला करता है, कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अरे ठीक है, अब सब लोग इधर देखो बेटा, समझे? अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कैसे काम करता है ये समझने वाली बात। सबसे पहले तो यहाँ पे ABCD एक आर्मेचर कॉइल है, क्या है? ये नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट्स है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ भागती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, सही है। यहाँ पे एक हम लोगों ने रोटेट करने के लिए जैक टाइप का लगा रखा है, तो इससे हम लोग क्या एक्सेल से क्या करेंगे इसको, ये एक्सेल लगा रखे हैं, सही है। ये लगा रखे हैं ब्रशेस, ब्रश B2 और ये ब्रश क्या है, और ये रिंग्स, सुनो ना क्या है ये रिंग्स R1 और R2। इन रिंग्स में ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है ऐसे ऐसे पूरी तरीके से, मतलब। और अगर कोई मान लो कार्बन या डर्ट या कोई दिक्कत हो जाए तो इन ब्रशेस का काम है उसको क्या करना, साफ करते रहना, ताकि ये पूरा का पूरा आर्मेचर कॉइल रोटेट कर सके। नहीं समझ पाए? फिर आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी, नॉर्थ साउथ पोल्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए है, सही है। ब्रशेस का काम है कार्बन वार्बन आ गया, कोई दिक्कत आ गई, इसको साफ करेंगे और इन रिंग्स पे ये रोटेट करेंगे। अब होगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है, ये अपनी आर्मेचर कॉइल है, दिख रही है, ये क्या है, ये आर्मेचर कॉइल है, ABCD आर्मेचर कॉइल, ठीक है, ये ऐसे। अब इस आर्मेचर कॉइल को हम लोग यहाँ लगे एक्सेल से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अभी इस पोजीशन पे देखिए मैंने कहा, इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। कितना फ्लक्स क्रिएट हो रहा है? 0, कोई फ्लक्स नहीं है। क्यों फ्लक्स नहीं है? एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, फ्लक्स हो गया 0, BA cos थीटा। अब जैसे ही रोटेट करोगे तुरंत क्या प्रोड्यूस होगा, BA cos थीटा का फ्लक्स क्रिएट होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, तो रोटेट करने की वजह से, फ्लक्स चेंज होने की वजह से -d∅dt की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, EMF, न्यूमन्स लॉ, फर्स्ट, सही है। जैसे ही EMF प्रोड्यूस होगा क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। जैसे ही EMF इंड्यूस होगा क्या प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ देखो एक करंट प्रोड्यूस हो गया। और करंट के प्रोड्यूस होने का डायरेक्शन आप लोग जानते हो, हम लोगों ने पढ़ा रखा है, किस डायरेक्शन याद है, करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा ये वाला बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, है कि नहीं है? करंट के फ्लो करने से, बल्ब के ग्लो करने से आप समझ गए होंगे कि मैकेनिकल एनर्जी आपने दी और क्या प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं समझ में, तो EMI के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये बनाना है, बिल्कुल बनाना ही पड़ेगा, तो घर पे बना देना, ठीक है।